आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए, यानी डीएनए को आइडेंटिफाई करना है और उसको क्या करना है, आइसोलेट करना है। ये वाला जो शुभ काम है ये हम आज करेंगे। और अगर हम बात करें बच्चे तो इस शुभ काम की शुरुआत आइडेंटिफिकेशन, भाई आइडेंटिफिकेशन तो आपकी जरूरत के हिसाब से होगा। वैसे तो हम ज्यादातर आइडेंटिफिकेशन का काम इसके अगले चैप्टर में कर रहे होंगे एप्लीकेशन में। मुझे जो रिक्वायरमेंट होगी, जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसे हिसाब से मैं अपना काम करूंगा। तो अभी हम ज्यादा आइडेंटिफिकेशन में ना फोकस करके किस पे काम करेंगे, आइसोलेशन पे। अगर हम आइसोलेशन करने जा रहे हैं और जहां से आइसोलेट करने जा रहे हैं उस सेल एक प्लांट सेल है। वो सेल कौन सी है, एक प्लांट सेल है। जहां से हम आइसोलेट करने जा रहे हैं अगर उस सेल किसकी है, एक एनिमल की सेल है। हम जहां से आइसोलेट करने जा रहे हैं वो सेल एक फंजाई की सेल है। हम जहां से आइसोलेट करने जा रहे हैं उस सेल क्या है, एक बैक्टीरिया की सेल है। ठीक, बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल तन्मय। ठीक, हाँ तो अगर जो है क्या हुआ, हाँ तन्मय ना, अच्छा तो हाँ शांत रहो। मैं क्या कह रहा था, फंजाई हो गया, एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, इन सबसे सेल से आइसोलेट करना है। सबसे पहले आइसोलेशन करना है, मतलब डीएनए निकालना है। डीएनए होता कहाँ है, न्यूक्लियस में। इसका मतलब सेल की तोड़फाड़ जो है तोड़फोड़ करनी पड़ेगी और सेल के बाहर की सारी मेम्ब्रेन, सारी कवरिंग को हटाना पड़ेगा। न्यूक्लियर की कवरिंग हटानी पड़ेगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कवरिंग हटानी पड़ेगी और फिर जाके डीएनए को निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर एक प्लांट सेल है तो प्लांट सेल को तोड़फोड़ करने का तरीका जो होता है उसके लिए हमें एक एंजाइम लगता है सेलुलेज। वैसे तो एनसीईआरटी ने बस सेलुलेज लिखा हुआ है, मैं एक और एंजाइम लिख रहा हूं पेक्टिनेज, क्योंकि इसकी सेल वॉल के अंदर पेक्टिन भी होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट होता है ना। अगर एनिमल की सेल वॉल हुई, अगर किसकी सेल वॉल हुई, एनिमल की सेल वॉल, तो सॉरी एनिमल की सेल वॉल नहीं, एनिमल की क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। तो अगर एनिमल की सेल मेम्ब्रेन होगी तो कुछ एडिशनल चीजें लगेंगी नहीं, लाइपेज प्रोटीएज वगैरह वही जो जरूरत के होते हैं वही काम चल जाएंगे। तो यहाँ अभी कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है एडिशनल। अगर हम फंजाई के सेल वॉल की बात करें तो फंजाई के पास सेल वॉल होती है और काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन की। तो हमें एंजाइम चाहिए होगा काइटिनेज, जो काइटिन को डाइजेस्ट कर देगा। और बैक्टीरिया के सेल इनवेलप को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास एक एंजाइम होगा लाइसोजाइम। क्या होगा, लाइसोजाइम, बैक्टीरिया की सेल वॉल को डाइजेस्ट कर देगा। सेल इनवेलप बैक्टीरिया का जो पूरा का पूरा होता है उसको। तो अगर हम बात करें जब ये सब हो जाएगा तो भैया सबके पास एक चीज तो कॉमन मिलेगी, सेल मेम्ब्रेन सबके पास होगी, लिपिड प्रोटीन ये सब कुछ क्या होगा, सबके पास एज रिच होगा। मतलब अब आगे हम क्या करेंगे, हम आगे इस्तेमाल करेंगे क्या, लाइपेज का। आगे हम इस्तेमाल करेंगे किसका, प्रोटीएज का। आगे हम इस्तेमाल किसका करेंगे, आरएनएज का। तो जितनी भी फालतू की चीजें हैं वो सब क्या हो जाएंगी, डाइजेस्ट। जब ये सब डाइजेस्ट हो जाएंगे तो भैया हमको मिलेगा सेल एक्सट्रैक्ट। क्या मिलेगा, सेल एक्सट्रैक्ट। भैया सेल को डाइजेस्ट करने के बाद पूरा सेल का मटेरियल मिल जाएगा। अभी जो सेल एक्सट्रैक्ट है ना, इसमें इसको हम मिलाएंगे किसके अंदर, चिल्ड एथेनॉल के अंदर। किसके अंदर, चिल्ड एथेनॉल। तो भैया हम इसमें डालेंगे चिल्ड एथेनॉल। और चिल्ड एथेनॉल ऐड करने के बाद हम करते हैं इनका सेंट्रीफिकेशन। क्या करेंगे, सेंट्रीफिकेशन। मतलब हम डीएनए को सेपरेट करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन। और सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद आगे हम क्या करते हैं, डीएनए को, डीएनए जो थ्रेड होता है उसको हम क्या कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं किसी रॉड के थ्रू या कोई भी थ्रू, जिसे हम स्पूलिंग बोलते हैं टेक्निक को। हाँ हाँ, डीएनए को चारों तरफ रैप करके उससे क्या कर देंगे, हाँ प्लांट से लिया बनाने पकाया लेते हैं, उसके अंदर पहले पानी डाल के मिक्स करवा देते हैं, तो उससे भी चल जाता है, उससे भी चल जाता है चिल्ड एथेनॉल। हाँ, सेंट्रीफिकेशन। और सेंट्रीफिकेशन के बाद हम क्या करेंगे, डीएनए को
रैप करके किसी थ्रेड लाइक या कोई डंडी जैसे होती है उसमें रैप कर कर लेंगे, निकाल लेंगे। डीएनए हम क्या कर लेंगे, एक्सट्रैक्टेड। डीएनए क्या कर लिया हम, एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो ये हमारे पास टेक्निक थी। अच्छा, डीएनए के एक्सट्रैक्शन की जो टेक्निक होती है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, स्पूलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पूलिंग। एनसीईआरटी में एक फिगर भी बना रखा है स्पूलिंग का, तो वो फिगर भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अगर यहां तक बात हो गया हो तो फटाफट चलते हैं आगे। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास आइसोलेशन के बाद, यानी जब हमने डीएनए को आइसोलेट कर लिया, तो आइसोलेशन के बाद हमें क्या करना पड़ता है, डीएनए को कट करना पड़ता है। डीएनए जो करना पड़ता है, कट करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब हमारे पास जो अगला स्टेप है वो है कटिंग ऑफ डीएनए इनटू फ्रैगमेंट्स। यानी डीएनए को फ्रैगमेंट्स में कट करना। अब ये वाली जो प्रोसेस है वो करने हम जा रहे हैं। हाँ, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो भैया डीएनए फ्रैगमेंट्स को कट करने के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए होता है, और ये काम हम कर कैसे पाते हैं भाई, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। किसके हेल्प से कर पाते हैं हम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से कर पाते हैं। इसके बारे में हमें पता चला था 1963 के अंदर। कब, 1963 के अंदर। इन 1963 के अंदर हमने क्या किया भाई था, एक बैक्टीरिया था ई कोलाई बैक्टीरिया, हमने उसके अंदर कुछ चीजें ऑब्जर्व की। क्या ऑब्जर्व किया, देखते हैं। सबसे पहली बात कि जैसे मान लिया कि ये मेरे पास क्या है, ई कोलाई बैक्टीरिया है। इस ई कोलाई बैक्टीरिया का इसका अपना खुद का ऑन जेनेटिक मटेरियल है, जैसे इट्स ऑन जेनेटिक मटेरियल, यानी अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल। बाहर से एक वायरस अटैक करता है इसके ऊपर, और उस वायरस का नाम क्या है, बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज नाम का वायरस इस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, और अटैक करने के बाद ये अपना जेनेटिक मटेरियल इसकी बॉडी में क्या कर देता है, इंट्रोड्यूस कर देता है, और फिर इसकी बॉडी पे कब्जा करके भैया इसको इन्फेक्ट करता है। लेकिन इस समस्या से बचने के लिए, इस समस्या से बचने के लिए बैक्टीरिया ने कुछ व्यवस्था कर रखी है अपने पास। इस समस्या से बचने के लिए क्या कर रखा है, कुछ व्यवस्था। और व्यवस्था क्या है भैया, बैक्टीरिया के पास है दो एंजाइम। क्या है बैक्टीरिया के पास, दो एंजाइम। ये एक एंजाइम है और ये एक दूसरा एंजाइम। ये जो पहला वाला एंजाइम है ये इसके अपने खुद के डीएनए के ऊपर क्या जोड़ देता है, मिथाइल ग्रुप जोड़ देता है। क्या जोड़ देता है, मिथाइल ग्रुप जोड़ देता है। और मिथाइल ग्रुप जोड़ने की वजह से इसका अपना डीएनए जो है प्रोटेक्ट हो जाता है फ्रॉम द सेकेंड एंजाइम। जो एंजाइम क्या करता है कि ये जो डीएनए आपको दिख रहा है, इस डीएनए को टुकड़ों में तोड़ देगा, यहां से कट कर देगा, यहां से कट कर देगा, ऐसे कट कर देगा, ऐसे कट कर देगा, मतलब ऐसे बहुत सारे टुकड़ों में क्या कर देगा, कट कर देगा। मतलब इन्होंने 1963 के अंदर इस बैक्टीरिया के अंदर ऑब्जर्व क्या किया, टू एंजाइम, ऑब्जर्व टू एंजाइम्स, दो एंजाइम्स ऑब्जर्व किए। जो पहला एंजाइम था उसका नाम क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या नाम है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। और जो दूसरा एंजाइम था उसका नाम था मिथाइलेटिंग एजेंट। क्या नाम था, मिथाइलेटिंग एजेंट।
यानी अगर मैं बड़े सिंपल शब्द में बोलूं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम रिस्ट्रिक्शन क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज। क्या करता है ये? रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज, restrict the growth of bacteriophage by cutting DNA into fragments। भैया बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए होता है उसको टुकड़ों में कट करके बैक्टीरिया की ग्रोथ को, वायरस की ग्रोथ को अपनी बॉडी के अंदर प्रिवेंट कर देता है। जबकि दूसरा एंजाइम जो था जिसको हम मिथाइलेटिंग एजेंट बोल रहे हैं, ये क्या करता था? एड मिथाइल ग्रुप टू ऑन डीएनए, यानी अपने डीएनए में क्या जोड़ देता है? मिथाइल ग्रुप। किस लिए? टू प्रोटेक्ट फ्रॉम restriction enzyme, to protect from restriction enzyme, यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से प्रोटेक्ट करने के लिए मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है। और ये बात हमने ऑब्जर्व कब की थी? 1963 में की थी। आप लोगों ने यहां तक लिख लिया होगा, अगले पेज पे चल रहा हूं। अब सुनो ध्यान से, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट डीएनए इनटू फ्रैगमेंट्स एट स्पेसिफिक सीक्वेंस। ऐसा नहीं कि कहीं भी कट कर देगा, कहां कट करेगा? कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस पे जाके कट करता है। एंड दोज स्पेसिफिक सीक्वेंस आर कॉल्ड रिकॉग्निशन साइट। क्या बोलते हैं इनको हम? रिकॉग्निशन साइट बोलते हैं। यानी जिस जगह पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट लगाता है, दैट प्लेस या दैट साइट इज कॉल्ड रिकॉग्निशन साइट। एंड रिकॉग्निशन साइट याद रखना है, ये यूजुअली रिकॉग्निशन साइट यूजुअली कैसी होगी? पैलेंड्रोमिक। कैसी होगी? पैलेंड्रोमिक। और मैंने बता रखा है कि पैलेंड्रोमिक साइट क्या होते हैं? ऐसे जिनको दोनों डायरेक्शन में क्या पढ़ा जाए? सेम रीड किया जाता है, ठीक है ना? सीक्वेंस which read same in both direction, in both direction। जो दोनों डायरेक्शन में सेम पढ़े जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं तो मैंने बताया था GAA-TTC, और यहां उल्टा भी था GAA-TTC। और मैंने बताया था ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस है किसका? इको R1 का। किसका है? इको R1 एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है? GAA-TTC है। वैसे अगर आप पैलेंड्रोमिक साइट के और एग्जांपल लेना चाहोगे तो कुछ पैलेंड्रोम का मतलब, जैसे एग्जांपल है मलयालम। क्या है? मलयालम। तो अगर आप मलयालम सीधा पढ़ो उल्टा पढ़ो, दोनों में ही मलयालम है, तो यही मतलब होता है पैलेंड्रोम का कि भैया चाहे उल्टा पढ़ो या सीधा पढ़ो, मतलब क्या निकलेगा? सेम निकलेगा। जैसे अगर आप और एग्जांपल की बात करें, जैसे मैडम, क्या हो गया? मैडम हो गया। ये सब क्या है? पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस है या पैलेंड्रोमिक वर्ड है यहाँ पर। और अगर हम डीएनए के अंदर दोनों डायरेक्शन में सेम पढ़ पाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। और ये सीक्वेंस कैसे काम करते हैं? एज ए रिकॉग्निशन साइट, मतलब जहां पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जाएगा और उस जगह पर कट लगाएगा। ठीक, अब सुनो, हमारे पास अभी तक 900
प्लस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। कितने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है? 900 प्लस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फ्रॉम 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। यानी बैक्टीरिया के लगभग 230 अलग अलग वैरायटी से हमने अब तक कितने 900 प्लस एंजाइम्स आइसोलेट कर लिए हैं। 900 प्लस एंजाइम आइसोलेट कर लिए हैं। अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम है, फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम जो था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसका नाम क्या है? हिंद 2। ये पहला डिस्कवर्ड एंजाइम है, लेकिन आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइज्ड 5 ईयर लेटर। आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइज्ड 5 ईयर लेटर। मतलब जब इसको डिस्कवर किया है उसके 5 साल के बाद इसको उस बैक्टीरिया के शरीर से निकाल के इस्तेमाल किया गया है। ठीक, यानी शरीर से निकाला कब गया है? 5 साल के बाद, और देखा कब गया है? 5 साल पहले। ठीक, तो फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। क्लियर बात? इंपॉर्टेंट बात कि ये जो रिकॉग्निशन साइट थी ना, जो मैंने बताया पैरेंड्रोमिक होती है जनरली, और ये रिकॉग्निशन साइट क्या होती है? यूनिक होती है हर एक एंजाइम के लिए। ठीक, एक और जो बात याद रखनी है वो क्या है कि रिकॉग्निशन साइट जो होंगी, साइट आर स्पेसिफिक फॉर एवरी एंजाइम। यानी हर एक एंजाइम के लिए ये कैसी होती है? स्पेसिफिक होती है। कैसी होती है? स्पेसिफिक। आप सुनो, जो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये एक लार्जर, एक बड़ी क्लास से बिलोंग करते थे। आपने क्लास जो है 11th में एंजाइम की 7 क्लासेस पढ़ी थी, आप लोगों को याद नहीं होगा अभी, बट उसमें एक क्लास थी न्यूक्लियेज। कौन सी क्लास थी? न्यूक्लियेज। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ये इसी क्लास से बिलोंग करता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम belongs to larger class, और इस क्लास का नाम क्या है? न्यूक्लियेजेस। क्या नाम है? न्यूक्लियेजेस। और न्यूक्लियेजेस जो है बच्चे हमारे पास 2 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? 2 तरीके के। एक होते हैं एंडोन्यूक्लियेजेस, एंडो न्यूक्लियेजेस, और एक होते हैं एक्सोन्यूक्लियेजेस। एंडोन्यूक्लियेजेस और क्या होते हैं? एक्सो न्यूक्लियेजेस। अगर मैं एंडोन्यूक्लियेज की बात करूं तो एंडोन्यूक्लियेज कट कहां से करता है? बिल्कुल स्पेसिफिक पोजीशन से। कहां से कट करेगा? स्पेसिफिक पोजीशन से कट करता है। जबकि एक्सोन्यूक्लियेज हमेशा टर्मिनल से कट करेगा। मान लीजिए डीएनए का सीक्वेंस है पूरा, एंडोन्यूक्लियस जो कट करना होगा तो किसी सेंटर में जाके या कहीं पर जाकर के एक स्पेसिफिक साइट पे कट करेगा, एक पर्टिकुलर जगह पे कट करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं एक्सोन्यूक्लियस की तो ये स्पेसिफिक साइट पे कट नहीं करता, ये सिर्फ टर्मिनल से कट लगाता है, किनारे से। ठीक है ना? तो मतलब अगर हम बात करें तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए एक्सो एंडो के बीच में क्या करता है भाई साहब। ये कट एट कट एट स्पेसिफिक साइट, और ये कहां कट करेगा? कट फ्रॉम टर्मिनल। कहां से कट करेगा भाई साहब? ये टर्मिनल से कट करेगा। क्लियर बात? तो ये हमारे पास हो गए कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में 2 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं और ये किस क्लास से बिलोंग करता है वगैरह वगैरह। ठीक, और अगर यहां तक आप लोग नोट डाउन कर लिए हो तो आगे चल रहे हैं। चले भाई? ठीक, हाँ मेरी बात सुना ध्यान से। जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं इनके नॉमेनक्लेचर का तरीका, इनके नॉमेनक्लेचर का तरीका जो है हम पढ़ रहे हैं किससे? इको R1 से।
जनरली यही पूछता है, इससे ज्यादा कुछ और पूछता नहीं है। इको R1 के नाम से हम समझेंगे कि एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम कैसे लिखा जाता है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता है। तो अगर मैं बात करूं, नॉमेनक्लेचर का रूल ही पूछेगा और क्या पूछेगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैंने क्या बोला, आपसे बस इको R1 का ही पूछता हूं। लास्ट क्लास में भी जब मैंने समझाया था तभी मैंने बोला था बस आपसे इको R1 का पूछता है और कुछ नहीं पूछता है। तो अगर हम बात करें इको R1 में, तो सबसे पहली बात, ये जो फर्स्ट लेटर है वो कहां से आया है, फ्रॉम एस्टेरेसिया। फ्रॉम जीनस एस्टेरेसिया। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये दो लेटर यानी सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड लेटर जो है ये कहां से आया है, फ्रॉम स्पीसीज नेम। और स्पीसीज नेम क्या है, कोलाई। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो फोर्थ लेटर है ये आया है फ्रॉम स्ट्रेन। कहां से, फ्रॉम स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। और इसका जो स्ट्रेन है वो है RY13। फिर दिस इज रोमन न्यूमरल, जो रोमन न्यूमरल्स है ये क्या बताता है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन नॉट डिस्कवरी। तो अगर हम बात करें तो जैसे मान लिया नेट से मेरे पास ये एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर आपने ये दो एंजाइम ऑब्जर्व किए। और मैं मान रहा हूं कि पहले आपने जो एंजाइम ऑब्जर्व किया ये फर्स्ट, इसका नाम दे दिया, और जिसको आपने, या चलो ABCD नाम देता हूं, जिसको आपने पहले ऑब्जर्व किया उसका नाम मैंने A दे दिया, और जिसको आपने बाद में ऑब्जर्व किया उसका नाम क्या दे दिया, B। तो अकॉर्डिंग टू द डिस्कवरी आपने पहले किसको देखा है, A को देखा है, तो डिस्कवरी तो पहले किसकी हुई, A की हुई। लेकिन जब मैं आइसोलेट करने गया तो मैंने आइसोलेट पहले किसको कर लिया, B को कर लिया। तो B के नाम के आगे रोमन डिजिट में 1 लगाऊंगा, जबकि A के नाम के आगे रोमन डिजिट में क्या लगाऊंगा, 2 लगाऊंगा, क्योंकि आइसोलेट बाद में किया है। इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं है कि मैंने पहले किसको डिस्कवर किया और किसको नहीं किया। क्लियर, हाँ। तो आइसोलेशन ही लिखते हैं, प्रेफरेंस की बात यहाँ नहीं है। हम लिखते ही किसको हैं, मतलब यहाँ क्या है कि I1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आइसोलेशन नॉट डिस्कवरी। तो यहाँ कोई प्रेफरेंस का सवाल नहीं है भैया, हम किसको लिख रहे हैं, आइसोलेशन को। तो हम देखेंगे किसको, आइसोलेशन को। कोई मतलब नहीं है ये डिस्कवरी कब हुई कैसे हुई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर यानी नाम लिखा जाता है। अब अगर हम इसके बाद बात करें कि सर ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम कैसे करते हैं, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काम करने का तरीका क्या होता है, सुनो। हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के एक्शन के लिए एनसीईआरटी में डायग्राम है, और वही डायग्राम जनरली आता भी है, तो मैं वही डायग्राम ला रहा हूं, ठीक है। तो ये जो चित्र आप लोग देख रहे हो इसे आप लोगों को ड्रॉ करना है, बट पहले मैं समझा दूं, इसे मैंने पहले भी समझाया हुआ है। एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, यहां से क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया पीछे ही कि इको R1 यानी इको R1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए जो रिकॉग्निशन साइट होती है वो क्या होती है, GAATTC होती है। तो अगर हम बात करें
तो इको R1 कहां काम करता है ये बात आपको बताना चाहिए। इधर मैंने लिया है एक वेक्टर डीएनए और इधर मैंने लिया एक फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए वो होता है जो किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी से लिया गया है। जैसे मान लिया मैं एक बैक्टीरिया की बॉडी में अपना डीएनए ट्रांसफर करना चाह रहा हूं, तो बैक्टीरिया के लिए मेरा डीएनए क्या हो जाएगा, फॉरेन डीएनए हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अपना डीएनए डायरेक्टली बैक्टीरिया की बॉडी में भेजूंगा तो बैक्टीरिया लेने से इनकार कर देगा, क्योंकि मैं उसके घर से, उसके सेल से बिलोंग नहीं करता, या मेरा डीएनए उसके सेल का डीएनए नहीं है। तो इसलिए हम अपना डीएनए बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर बैक्टीरिया या किसी ना किसी डीएनए के साथ में भेजेंगे, या किसी ऐसे डीएनए के साथ भेजेंगे जिसको बैक्टीरिया के अंदर जाना आता हो, एंट्री मारना आता हो, या बैक्टीरिया उसको पहचानता हो। तो उसी को हम बोलते हैं वेक्टर। क्या बोलते हैं उसको हम? वेक्टर। आप अभी के लिए समझ सकते हो ये एक ऑर्गेनिज्म ए है उसका डीएनए और ये एक ऑर्गेनिज्म बी है उसका डीएनए है। मैं दोनों डीएनए को जोड़ने वाला हूं और जोड़ करके जब डीएनए बनेगा उसी को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। तो कैसे जोड़ते हैं उसके लिए सबसे पहले हम इस्तेमाल कर रहे हैं इको R1 एंजाइम का। तो इको R1 कट कहां लगाता है? GAATT सीक्वेंस के अंदर, और GAATT सीक्वेंस के अंदर कहां पे कट लगाएगा? बिटवीन G और A। तो अगर मैंने यहां से कट लगाया और यहां से कट लगाया, तो अगर मैं यहां से ये देखो ये पूरा ऐसे अलग कर दूं तो मुझे पता है ये ऊपर का टुकड़ा टूट के निकल के अलग हो जाएगा। इस तरीके से मुझे एक नीचे ये एक टुकड़ा मिल जाएगा, एक फ्रैगमेंट मिल जाएगा। अगर मैं यहां पे देखूं तो अगर मैंने कट यहां लगाया और एक कट मैंने यहां लगाया तो मुझे दिख रहा है, देखो ध्यान से, अगर मैं यहां से इतना हिस्सा अलग कर दूं तो ये नीचे वाला कट के अलग हो जाएगा, तो ये ऊपर से एक एंड मुझे फिर से मिल जाएगा। सही बात है। अब मेरी बात समझना, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ डीएनए, देखो नीचे वाला टुकड़ा मैंने क्यों लिया? क्योंकि भैया मेरा मेजॉरिटी ऑफ डीएनए जो था वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? नीचे वाले हिस्से के साथ जुड़ा हुआ। यहाँ ऊपर वाला टुकड़ा क्यों लिया? क्योंकि मेरा मेजॉरिटी ऑफ फ्रेगमेंट डीएनए का, अच्छा मेरा मेजॉरिटी ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट किसके साथ जुड़ा हुआ है? इसके साथ। अच्छा यहाँ कट यहां से करना था जी के बीच में ऐसे। क्लियर? तो क्या कहने का मतलब है, कट किया और कट करने के बाद मेरे पास ये फ्रेगमेंट मिल गए। अब इन दोनों फ्रेगमेंट को मैं आपस में ज्वाइन कर दूंगा। कैसे? टी के सामने ए, टी के सामने ए के सामने टी, ए के सामने टी, यानी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। क्योंकि डीएनए के ये दोनों फ्रेगमेंट कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर सकते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के खुद ज्वाइन हो जाएंगे, इसलिए इन एंड को स्टिकी एंड बोलते हैं। स्टिकी समझते हो ना? स्टिकी नोट आपने सुना होगा, जो नोट लगा के चिपका देते हैं, तो मतलब आसानी से चीजों को चिपक जाना, वही तो है स्टिकी। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? स्टिकी एंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिकी एंड, जो आपस में खुद ही ज्वाइन हो जाते हैं। अब ये आपस में खुद ही ज्वाइन हो गए स्टिकी एंड की वजह से, और जब ज्वाइन हो गए तो मुझे एक नया डीएनए मिला जिसे हम क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। तो अगर आप इस डीएनए के अंदर देखोगे तो दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के डीएनए कंबाइंड है, एक ब्लैक और रेड दिख रहा है, मतलब ये क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। अब इसके अंदर आपसे एक छोटी सी चीज पूछेंगे, वो क्या है कि पहली बात तो अगर आपने यहाँ इको R1 इस्तेमाल किया है तो इसके और इसके दोनों में कट इको R1 से ही लगाना पड़ेगा। मतलब वेक्टर और फॉरेन दोनों डीएनए के लिए आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सेम इस्तेमाल करोगे, अलग अलग यूज नहीं कर सकते। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपसे पूछते हैं कि स्टिकी एंड क्या होता है? स्टिकी एंड क्या होता है? तो अगर स्टिकी एंड की बात करो बच्चे, तो स्टिकी एंड आर ओवर हैंगिंग स्ट्रेच ऑफ डीएनए, ओवर हैंगिंग stretch of DNA that can form hydrogen bond with complementary counter cut parts, with complementary counter cut parts, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता हो, जो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे? स्टिकी एंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? स्टिकी एंड। अब आपको पता है स्टिकी एंड कब बन रहे हैं? जब डीएनए रिकॉग्निशन सीक्वेंस के सेंटर से थोड़ा दूर जाके कट कर रहा है। आप सोचो अगर ये दोनों सेंटर में कट कर देते, लेट से अगर बात करो ये सेंटर है
अगर यहां से कट करता तो क्या स्टिकी एंड बनता? नहीं बनता, ये बीच में से कट हो जाता। मतलब स्टिकी एंड बनाने के लिए इको R1 कहां काम करना चाहिए? सेंटर से थोड़ा सा दूर, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो कब बनता है? फॉर्म व्हेन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्ट slightly away from the center of recognition सीक्वेंस। रिकॉग्निशन सीक्वेंस से सेंटर से थोड़ा दूर जाके कट करेंगे तब जाकर के स्टिकी एंड बनता है। और अगर मान लिया सेंटर में ही कट कर दे, अगर मान लिया कहां बंद कर दे? सेंटर में। मान लिया मेरे पास ये पूरा एक टुकड़ा था, अगर इसको सेंटर में कट कर देगा तो क्या बनेगा भाई साहब? लेट्स से एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तो यहां से सेंटर से कट कर दे रहा, सेंटर है ना, हाँ ठीक, अब तो ठीक है। हाँ, अगर यहां सेंटर से कट कर देगा तब क्या बनेगा? ब्लंट एंड बनता है। क्या बनता है? ब्लंट एंड बोलते हैं इसको। मतलब इतने जो टुकड़े बनेंगे, एक टुकड़ा मेरे पास ये बन जाएगा और ऐसा ही सिमिलर एक टुकड़ा मेरे पास और बन जाएगा। सही बात है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लंट एंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? ब्लंट एंड बोलते हैं। तो ब्लंट एंड ना तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाएगा, और ये कब बनता है? जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बिल्कुल सेंटर में कट करता है, ठीक है ना। व्हेन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट एट सेंटर तो क्या बनेगा? ब्लंट एंड। और ब्लंट एंड जो होता है, याद रखना, डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डू नॉट फॉर्म H बॉन्ड, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड ये नहीं बनाता है। नोट डाउन करोगे इसको। अब जो है हमने 2 स्टेप्स खत्म कर लिए हैं। कौन कौन से? एक की डीएनए को फ्रैगमेंट्स में कट करना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से, और दूसरा आइसोलेशन करना। अब अगली क्लास का जो हमारा टारगेट होगा वो ये कि इन डीएनए फ्रैगमेंट को जो आपने कट किया है, इनको सेपरेट कैसे किया जाता है, और अगर इनकी मल्टीपल कॉपीज बनाने की नीड है तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस यहीं तक, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।